हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर मोशन है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन पे। उससे पहले हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे और उसके बाद हमने मोशन की एप्लीकेशन जो लार्ज स्केल पे जहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, मोशन के स्टडी का पर्पस क्या है, वो चीज़ हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा दो तीन जो टर्म्स हमने देखी थी वो थी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे स्पेसिफाई करना है, रेस्ट एंड मोशन कैसे स्पेसिफाई कर, रेस्ट एंड मोशन को कैसे एग्जैक्टली डिफाइन करना है। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और मैंने आप क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनके मोशन को एक्सप्लेन करना कि वो कितना तेज मूव कर रहे हैं, कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ मोशन किया है ऑब्जेक्ट्स ने और कितना ऑब्जेक्ट्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन शिफ्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट्स की स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है। इन सभी के लिए हम कुछ टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ये सब करने से पहले हम दो टर्म्स समझने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या फिर आप एक और नाम से जानेंगे स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स में या साइंस में हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, क्वांटिटीज बेसिकली डिफरेंट कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं जो कि मेजर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, प्रेशर, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर एंड दूसरे वाली क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या, पहले तो हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे चल के आप डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं जिनमें कुछ स्केलर्स होते हैं, कुछ वेक्टर्स होते हैं, और जब हमको उनको ऐड करना हो, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन डिफरेंट होता है। स्केलर का एडिशन सिंपल होता है, वो भी हम देखेंगे कैसे किया जाता है, बट जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट रूल्स होते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो स्केलर्स और वेक्टर्स में पहले क्लैरिटी हम लोग लाते हैं। कोई भी क्वांटिटी होगी, जैसे कि अगर हम लोग सपोज मास की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 50 kg है। तो यहाँ पर जो 50 kg है वो क्या बता रहा है, वो इस क्वांटिटी का, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू बता रहा है, उसका अमाउंट बता रहा है। जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू या अमाउंट को बताने वाली जो भी चीज होगी उसको हम लोग उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, इस केस में मास का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के जो मास का मैग्नीट्यूड है हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो 50 kg है, 50 kg है। तो 50 kg क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो सपोज बॉइलिंग वाटर, उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर जो वाटर बॉईल कर रहा है उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, उसका एक मेजर है, और ये बता रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस स्केल पे है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मतलब जो अमाउंट है, उसका वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो एक टर्म हम लोग ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल होता है द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम उसे यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको हम कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के लिए बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, जो बहुत कॉमन एग्जांपल रहेगा, फोर्स के केस में जैसे सपोज मैं बोलता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ये टेबल पे सपोज ऐसे रखा हुआ है और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर मैं इस पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, सपोज ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से मैंने मार्क कर लिए और मैं 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये क्वेश्चन होता है
तो मेरे ख्याल से ये आंसर क्या होगा, इस समय डिफिकल्ट होगा, ये हम आंसर एक्चुअल में नहीं बता सकते जब तक कि हमें ये ना बताया जाए कि ये 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये फोर्स जो है ईस्ट की तरफ लग रहा है इस ब्लॉक पे, जैसे कि इस तरीके से, या फिर क्या ये नॉर्थ की तरफ लग रहा है, ये साउथ की तरफ लग रहा है, ये वेस्ट की तरफ लग रहा है, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है उसका वैल्यू एक तो हमें पता ही होना चाहिए, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, बट साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बिना हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। तो फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इस क्वांटिटी से एसोसिएटेड जब भी हम इसको मेजर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, हमेशा इस क्वांटिटी के साथ एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा जो चीज होगा उसको हम बोल रहे हैं डायरेक्शन। ऐसे और भी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ डायरेक्शन होता है, जिनके बारे में हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक क्वांटिटी को हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। बट फोर्स एक कॉमन एग्जांपल है जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ उनसे एसोसिएटेड डायरेक्शन भी होता है। उसके बिना उस क्वांटिटी का जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट होगा। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जहां पे डायरेक्शन मीनिंगलेस होगा। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg बोल रहे हैं तो उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ एसोसिएटेड है ही नहीं। डायरेक्शन को एसोसिएट करना वहां पे मीनिंगलेस होगा। इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें भी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है उन्हीं को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, अगर हम लोग सिंपली लिखें the quantities या the physical quantities which only have magnitude associated with them, only have magnitude associated with them are called स्केलर क्वांटिटीज। तो इसके हमने जो अभी दो एग्जांपल लिए हैं, वो एक तो मास का एग्जांपल लिया है और दूसरा हमने टेम्परेचर का एग्जांपल लिया। और आगे चल के हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनमें से कुछ जो है स्केलर्स होंगे और कुछ वेक्टर्स होंगे। आगे चलते हैं सीधे दूसरी जो टाइप ऑफ क्वांटिटी है, फिर उसका नाम क्या होगा, जैसे सामने लिखा है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, या ऐसे क्वांटिटीज को सिंपली वेक्टर्स बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं, द क्वांटिटीज व्हिच हैव द फिजिकल क्वांटिटीज, और सिंपली हम लोग क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, व्हिच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction associated with them, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बनेंगी। और इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल फोर्स है। इसके अलावा और काफी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी हमने वो टर्म्स पढ़ी नहीं है डिटेल में। तो जैसे जैसे हम वो टर्म्स पढ़ते जाएंगे वहां पर हम लोग क्लियर करते जाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो फिजिकल कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी और कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका एग्जांपल एक ही अभी लिखते हैं हम लोग, इसका नाम हमने क्या दिया है, फोर्स। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कुछ वैल्यू होगा। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ वैल्यू होगा और वो फोर्स किसी डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। दो चीजें वहां पे होंगी, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनका एडिशन बहुत सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब ये है, जो आपने एडिशन पढ़ा था अभी तक, उसको हम लोग कभी-कभी स्केलर अलजेब्रा भी बोलते हैं। स्केलर अलजेब्रा क्या है, बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो आपने पढ़ा है उसी को हम लोग स्केलर अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज एक बकेट है और इसमें सपोज कुछ अमाउंट ऑफ कह सकते हैं फ्रूट्स हैं, सपोज 5 kg फ्रूट्स हैं, इसमें पहले से 5 kg फ्रूट्स रखे हुए हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एडिशनल 6 kg फ्रूट्स और इस बकेट में ऐड कर देते हैं। तो इन दैट केस जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हो गए, टोटल मास ऑफ द फ्रूट्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो 11 kg हो जाएगा। 6 + 5 11, जो सिंपल एडिशन है जो हम हमेशा से करते आते हैं 6 7 8 क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में हम लोग जो सिंपल एडिशन पढ़ते हैं
वही एडिशन आपको यहाँ पे करना होगा। तो आपको अगर फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना तो काफी इजी है, सिंपल एडिशन से आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो सिंपल एडिशन से आपको हमेशा सही आंसर्स नहीं मिलेंगे, और इसका एग्जांपल हम लोग फोर्स के थ्रू ही समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फिर से एक ब्लॉक है और इस पे हम 10 न्यूटन के दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो 10 न्यूटन के दो फोर्स देखते हैं कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज एक फोर्स मैं इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ और दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ जैसा इस डायग्राम में दिया। ऐसे एक और केस लेते हैं जिसमें फोर्स जो है वो इस तरीके से लग रहा है। एक फोर्स तो राइट की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, बट जो दूसरा वाला 10 न्यूटन फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ये दो केसेस हैं और दोनों केस में हमको फाइंड करना है कि टोटल फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे। तो फर्स्ट केस में अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें टोटल फोर्स, तो 10 प्लस 10 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा टोटल फोर्स 20 न्यूटन। और यहाँ पर अगर हम देखें 10 लेफ्ट राइट की तरफ लग रहा है और 10 लेफ्ट की तरफ, तो आपने पहले क्लास में या पहले की क्लासेस में बैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा कि ये दोनों फोर्सेस जो बैलेंस्ड हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से जो टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगा। नेट फोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन की बात करते हैं, उनको ऐड करने की बात करते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो यहाँ पे आंसर 20 न्यूटन आता और यहाँ पे भी आंसर कितना आता 10 प्लस 10 20 आता। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे आंसर 20 न्यूटन आएगा, बट इस केस में आंसर जो है वो जीरो आएगा। दोनों फोर्सेस का सम जो है या टोटल वैल्यू जो है वो जीरो हो जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज का जब हम एडिशन करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से नेट फोर्स क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। और जब ये सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स जो वो ऐड अप होकर हमको मिल जा रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम और टफ केस इमेजिन करना चाहें तो सपोज फोर्स इस तरीके से लग रहा है ब्लॉक पे, यही ब्लॉक है, यही फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन का फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, बट जो दूसरा वाला 10 न्यूटन का फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, सपोज अपर डायरेक्शन में लग रहा है। अब इन दिस केस अगर आपको पूछा जाए कि बताओ इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो ये एक्चुअल में जब तक आपको वेक्टर्स के एडिशन की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है उसके बिना। आपको वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ना तो वो सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स राइट की तरफ लग रहा है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पर जो आएगा वो इन दोनों केसेस से डिफरेंट आएगा, जो कि तभी आप कर पाएंगे जब आपको वेक्टर्स को ऑपरेट करना आए, जिसको हम लोग बोलते हैं द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जब आपको वेक्टर अलजेब्रा है तो ये दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि दो टाइप की जो क्वांटिटीज हमने डिस्कस की उनमें मेजर डिफरेंस ये है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका मैग्नीट्यूड होगा और साथ साथ डायरेक्शन होगा, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनका एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी सिंपल होता है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा। बट जब हम लोग बात करते हैं ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज की, तो इनका जो एडिशन है वो कुछ डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे हमको डायरेक्शन पे भी फोकस करना पड़ता है और इन रूल्स को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आगे चल के हम काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं एक एक करके, और ये फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ जो है वो स्केलर्स होंगी और कुछ वेक्टर्स होंगी, जो हम हर बार जो है डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक नई टर्म डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग टर्म पहले डिस्कस कर चुके थे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में, तो कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करें, ये हम सीखने वाले हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन
कैसे स्पेसिफाई करनी है। आपको याद होगा कि जब हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे स्पेसिफाई करना है, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंस बताना होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कि यहां से ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, और उस पॉइंट को हमने क्या बोला था, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बोला था उसको हमने, रेफरेंस पॉइंट। और एक चीज और बतानी पड़ती है आपको साथ साथ कि वो ऑब्जेक्ट का जो हम डिस्टेंस किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस हमको रेफरेंस पॉइंट से ट्रेवल करना है, रेफरेंस पॉइंट से हमको किस डायरेक्शन में जाना होगा उतना डिस्टेंस कि हमको वो ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि पोजीशन जब हम ऑब्जेक्ट की स्पेसिफाई करते हैं तो उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें पोजीशन का एक मैग्नीट्यूड होगा कि कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेकिन साथ साथ वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो पोजीशन एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसमें आपको मैग्नीट्यूड बताना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना है वहां तक जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट तक जहां पर वो लोकेटेड है, और वो किस डायरेक्शन में कवर करना है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो होगा और साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो अब वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन स्पेसिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको हम लोग वही देखने वाले हैं। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, मतलब जो हमको एक तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए और रेफरेंस पॉइंट से हमें डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट के इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए जैसे आपने क्लास शायद 7-8 में मैथ्स में नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, हम नंबर लाइंस को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। जनरली क्या होता है, जहां पर हम अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, सपोज जैसे इस लाइन के अलाउंग, ये रहा वो लाइन जिस लाइन के अलाउंग हमारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, हम लोग यहाँ वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो इस लाइन के अलाउंग हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सपोज वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक कार है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार है जो कि स्टार्टिंग में इस जगह पे लोकेटेड थी, स्टार्टिंग में इस जगह पे लोकेटेड थी। तो जहां अब क्या होगा, ये कार सपोज मूव कर रही है, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कार जो है दूसरी लोकेशन पे हो, तो मैं इसको दूसरी लोकेशन पे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दूसरे लोकेशन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज मैं टाइम ले लेता हूँ कि इस समय टाइम जो हो रहा था वो 10 AM था, एट 10 AM कार जो है इस लोकेशन पे थी। अभी हमने नंबरिंग नहीं की है, ये ध्यान रखना है, नंबरिंग का अभी हम आएंगे। सपोज एट 10 AM कार यहाँ पे थी, एंड आफ्टर हाफ एन आवर 10:30 AM ये कार जो है इस पॉइंट पे रीच कर रही है। हो सकता है इसके बाद जो कार टर्न की, और हो सकता है एट 11 AM, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एट 11 AM ये कार जो है इस लोकेशन पे पहुंच गई, एट 11 AM इस लोकेशन पे पहुंच गई है। तो इसको समझने के लिए आप इमेजिन करो, सपोज एक रोड है जिस पे कार क्या है, सिंपली मूव कर रही है। तो कार ने क्या किया, आपको टाइम से पता लग रहा है कि पहले कार यहाँ पे थी 10 AM पे, यहाँ पे थी 10:30 AM पे कार इस लोकेशन पे है, और 11 AM पे कार इस लोकेशन पे। अब हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम्स पे ऑब्जेक्ट की हमको अगर पोजीशन स्पेसिफाई करनी है कि 10 बजे कार कहाँ पे थी, 10:30 बजे कार का लोकेशन क्या था, 11 बजे कार का क्या लोकेशन था। याद रखेंगे कि हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये काम यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमको डिफरेंट टाइम्स पे कार की लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो हम कहीं पे अपना रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, जनरली रेफरेंस पॉइंट वाला जो लोकेशन होता है उसको हम लोग 0 मार्क करते हैं या ओरिजिन मार्क करते हैं, डिस्टेंस 0 मार्क करते हैं। तो मैंने मान लिया है कि जो 10 AM पे जहां पे ये था वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे कार की लोकेशन बताने के लिए। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जहां पे शुरू में कार थी इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो जहां पे भी आप, ऐसा नहीं है कि आप रेफरेंस पॉइंट यहीं ले सकते हैं, आप रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, यह ध्यान रखेंगे। तो ये हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दिया। अब देखते हैं, तो शुरू में देखते हैं, स्टार्टिंग में 10 बजे कार जो है वो रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे थी और किस डायरेक्शन पे थी, इस बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट 10:30 AM जो कार है उसका पोजीशन चेंज हुआ है, वो हमको इस इमेज में दिख रहा है।
कार जो राइट साइड में किसी और लोकेशन पे है, तो वो वाली पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करनी है और ये पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करनी है, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट जहां पे मैंने लिया है वहां पे हम लोग 0 मार्क करते हैं, मतलब 0 डिस्टेंस लेते हैं, और उसके बाद राइट में हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल के अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस मार्क कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि इतना लेंथ जो है ये 1, सपोज ये किलोमीटर्स में है तो 1 किलोमीटर होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, यहां से यहां डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, देन 4 किलोमीटर है, देन 5 किलोमीटर है। इस तरीके से हमने क्या किया, ओरिजिन के राइट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कुछ वैल्यू दे दी, जो कि बेसिकली क्या है, ओरिजिन से उन पॉइंट का डिस्टेंस है। इससे फायदा ये होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इन पोजीशंस पे कहीं पे भी होता है तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, जैसे कि इस केस में बोल सकते हैं एट 10:30 AM जो हमारी कार है वो 4 किलोमीटर वाले मार्क पे है। एट 10:30 AM जो हमारी कार है वो 4 किलोमीटर वाले मार्क पे है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ओरिजिन से 4 किलोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल है। ओरिजिन से 4 किलोमीटर राइट की तरफ भी हो सकता है और ओरिजिन से 4 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्शन या तो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन से 4 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में या ओरिजिन से 4 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। इसको और सिंपल करने के लिए हम लोग ओरिजिन से राइट के डिस्टेंसेस जो है वो प्लस में लिख देते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट के डिस्टेंसेस जो है वो माइनस में लिख देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर मुझे कभी भी ऑब्जेक्ट की या यहाँ पे जैसे कार है इसकी लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो जब मैं लोकेशन के लिए डिस्टेंस बताऊंगा तो साइन के साथ बताऊंगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि कार जो है 10:30 AM पे +4 किलोमीटर मार्क पे है। अब इससे एकदम क्लियर है कि ये +4 किलोमीटर वाले मार्क पे, इसका मतलब जहां पे भी ओरिजिन है वहां से राइट की तरफ जाना है, क्योंकि प्लस हमने राइट की तरफ लिया है तो राइट की तरफ जाना है 4 किलोमीटर और हमको इस कार की लोकेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से सपोज मैं बोलता हूं कि कार जो है 11 AM पे जो है वो -7 किलोमीटर मार्क पे है या -7 किलोमीटर इसकी पोजीशन है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कार की पोजीशन -7 किलोमीटर हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार जो है ओरिजिन से या कह सकते हैं जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहां से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में आपको कार मिलेगी। तो ये हो गया तरीका पोजीशन स्पेसिफाई करने का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा था उसमें आपने राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखे थे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखे थे और बीच में जो है 0 मार्क करते थे। उसी नंबर लाइन को एक तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बताने के लिए इन 1 डायमेंशनल मोशन। ये ध्यान रखिए 1 डायमेंशनल मोशन में दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट जा सकता है, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ जाएगा या तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। और हम लोग राइट के डिफरेंट पोजीशंस जो है वो, राइट का मतलब हम ओरिजिन के राइट की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन के राइट के जो डिफरेंट पोजीशंस होंगे उनको हम लोग प्लस में लिखते हैं और लेफ्ट की पोजीशंस को माइनस में लिखते हैं। तो एक बार हम उन चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग लिखना चाहते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं एट 10 AM सपोज आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, इट्स पोजीशन इज 0 किलोमीटर मार्क है। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, 0 का मतलब आपको पता है एग्जैक्टली जहां ओरिजिन है वहीं पे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं एट, सपोज मैं बोलता हूं 10:30 AM। अगर हम लोग 10:30 AM की बात करते हैं तो 10:30 AM पे हम देखेंगे कि हमें 4 किलोमीटर वाला मार्क पे दिखाई दे रहा है, तो सिंपली लिख सकते हैं इट इज एट +4 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लग रहा है जैसे कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे साथ में प्लस भी लगा है। प्लस का मतलब क्या है कि ओरिजिन के राइट की तरफ होगा 4 किलोमीटर पे, और इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई कर रहे हैं। बस यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, साइन का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से एट 11 AM अगर हम बात करते हैं, एट 11 AM पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कितना है, -7 किलोमीटर मार्क पे है, तो लिखेंगे -7 किलोमीटर।
तो ये तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड करने का, स्पेसिफाई करने का, पोजीशन स्पेसिफाई करने का इन वन डायमेंशनल मोशन, एक सिंपल तरीके से, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के लिए एक और कोशिश करते हैं, एक और चीज। सपोज मान लो ये जो कार है, आफ्टर 30 more hour, 1.5 more hour, दैट मींस एट 12 noon ये कार जो है सपोज इस लोकेशन पे पहुंच जाती है एट -2 किलोमीटर मान। तो आप क्या लिखेंगे, एट 12 noon द कार इज एट -2 किलोमीटर। तो ये मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट का वन डायमेंशनल मोशन में पोजीशन स्पेसिफाई करने का। देखते हैं इसका यूज क्या है। आगे चल के आपको जनरली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहला तो पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या हैं, और कुछ केसेस में हम आगे दो टर्म्स पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। दो टर्म और यहीं पे देख लेते हैं। दो टर्म क्या हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन, और जो दूसरी टर्म है वो है हमारा क्या, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन क्या होता है, सिंपल है, आपको नाम से पता लग रहा है। इनिशियल मतलब शुरू में, फाइनल मतलब बाद में। मतलब कि आप जब एक टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि इस समय से इस समय तक, सपोज मैं बात करता हूं एट 10 AM टू 10:30 AM की बात करते हैं, इस टाइम इंटरवल की बात करते हैं। तो इस टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल की स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी उसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल पोजीशन, और टाइम इंटरवल के एंड पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको हम बोल रहे हैं फाइनल पोजीशन। मतलब जब टाइम इंटरवल का स्टार्टिंग था, मतलब 10 AM पे ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 0 किलोमीटर मान, और फाइनल पोजीशन कितनी होगी, मतलब कि 10:30 AM की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज +4 किलोमीटर मान। तो इस तरीके से हमें आगे चल के इसका जरूरत पड़ेगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की हेल्प से हम लोग कुछ चीजें और फाइंड कर सकते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं टाइम इंटरवल चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं हम लोग 10:30 AM से 11 AM की बात करेंगे। 10:30 AM से हम लोग 11 AM की बात करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें स्टार्टिंग ऑफ द टाइम इंटरवल की पोजीशन की बात करें तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या कहलाएगी, +4 किलोमीटर। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन +4 किलोमीटर है, और फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन जो है वो -7 किलोमीटर है। -7 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी-कभी क्वेश्चंस में ये क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से टाइम इंटरवल की बात होगी। तो उस केस में आप ये मान के चल सकते हैं कि जब से हम स्टार्टिंग से, जब से हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उस स्टार्टिंग टाइम पे, उसी टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी उसी को हम लोग इनिशियल पोजीशन बोल रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन से, कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे, तब से हम उसको देख रहे हैं, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, यानी कि 0 किलोमीटर। और कभी अगर ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि टाइम इंटरवल कहां तक लेना है, तो आपको ये मान के चलना है कि मतलब फाइनल पोजीशन कहां तक लेना है, तो आपको ये मान के चलना है कि ये जब तक हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है 10 AM से लेके 12 noon तक, दैट मींस जो 10 AM पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसको हम इनिशियल पोजीशन मान लेंगे अगर स्पेसिफाइड नहीं है टाइम इंटरवल, और 12 noon पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको हम लोग फाइनल पोजीशन मान लेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन स्पेसिफाई की जाती है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन टर्म्स का ये मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चंस में टर्म्स से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, डिफरेंट टाइम पे पोजीशन क्या है। तो उस केस में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखें कि कैसे इनिशियल और फाइनल पोजीशंस डिसाइड करना है। अब सीधे हम लोग आगे चलते हैं, हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसमें हम दो टर्म्स और ऐड करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। तो जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं वो हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, हम मोशन के डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, वो जो दो टर्म्स हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, और ये काफी सिंपल टर्म्स हैं। ध्यान से देखते हैं इसको क्या है। डिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि सपोज ऑब्जेक्ट जो है एक पोजीशन से स्टार्ट करना है और दूसरी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को जाना है,
ऑब्जेक्ट ने इस लोकेशन से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट ने जो है इस लोकेशन से स्टार्ट किया चलना, और सपोज इसको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। ये कोई जगह हो सकती है, जैसे कोई पर्सन जो है अपने घर से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहा है सपोज, तो ये उसकी हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे था और ये इनिशियल पोजीशन होगी और फाइनली यहाँ रीच किया, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है। शॉर्ट में एफ पे लिख रहा हूँ फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हो सकता है इस ऑब्जेक्ट ने एक पाथ लिया हो, जो कि थ्रू द रोड बाय रोड गया हो, एक पाथ से कुछ ऐसा हो सकता है, या हो सकता है इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कोई और पॉसिबल पाथ हो, कोई और रास्ता हो जो हो सकता है थोड़ा लॉन्गर हो, जैसे कि इस तरीके से हो सकता है। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, और हम अगर खुद से ड्रॉ करना चाहें पाथ, तो ऐसे हम इनफिनिट नंबर ऑफ पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक पाथ और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कुछ पाथ जो है वो शॉर्टर होंगे और कुछ लॉन्गर होंगे। तो जो भी पाथ चूज करता है हमारा ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए, उस पाथ का जो भी लेंथ होगा, उस पाथ का जो भी लेंथ होगा, उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। मतलब सपोज यहाँ पर इसको 5 किलोमीटर मूव करना पड़ रहा है, ये जो पाथ है इसका जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है। दैट मींस जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन विल बी 5 किलोमीटर। सिंपल। सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो है ये वाला पाथ चूज करता है और इस पाथ के थ्रू ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन रीच करता है, और ये पाथ का लेंथ सपोज 7 किलोमीटर है, इन दैट केस हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 7 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स के बीच में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो भी पाथ कवर करेगा उसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं, और वो डिपेंड करेगा वो ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ चूज करता है। अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ से जा रहा है तो वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, इस पाथ से जा रहा है 7 किलोमीटर है। सपोज ये लेंथ अगर 6 किलोमीटर है तो इन दैट केस ये वाला पाथ जो है इस पे उसका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 6 किलोमीटर होगा। तो बस सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है। लेंथ जो है मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे यूनिट्स हैं। हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, और स्मॉलर डिस्टेंस जैसे इंसेक्ट्स के डिस्टेंस कवर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे सेंटीमीटर्स में भी कभी हम बात कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में भी बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और जब हम लोग जो सेकंड टर्म है इसके बारे में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखें कि ऑब्जेक्ट ने इस लोकेशन से शुरू किया और इस लोकेशन तक गया है, तो भले ही डिफरेंट पाथ्स, ऑल्दो इसने डिफरेंट पाथ्स लिए ऑब्जेक्ट ने, बट ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यही डिस्प्लेस होगा। कोई भी पाथ ले ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट होगा ओवरऑल, वो इस लोकेशन से इस लोकेशन में ही होगा, किसी भी पाथ से। तो ये जो दो लोकेशंस हैं, मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। मतलब ये वाला जो लेंथ होगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। इस लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और जो बाकी लेंथ्स हैं वो क्या है, हमारे डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। जो हमें किस बारे में बताएगा, जो हमें ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ओवरऑल अपनी लोकेशन से फाइनली ओवरऑल कितना मूव किया है। एक्चुअल में मूवमेंट काफी है, बट किसी भी पाथ से जाए ओवरऑल जो मूवमेंट है वो यही होगा, या कह सकते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो इस बारे में बता रहा है। एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है, हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट बताते हैं ऑब्जेक्ट का, तो साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो ऐसी क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें फाइनली मिलेगा कहाँ। जैसे कि सपोज मैं यहाँ डायरेक्शंस लिखता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शंस लिखता हूँ, और अब क्या करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था और ये ऑब्जेक्ट का जो है वो फाइनल पोजीशन है। मैंने डायरेक्शंस लिखे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इनिशियल पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन है, और ये नीचे की तरफ जो डिस्टेंस
ये जो नीचे की तरफ हमने लेंथ लिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और सपोज इसकी वैल्यू 3 किलोमीटर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 3 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इन साउथ डायरेक्शन। ये साउथ डायरेक्शन में गया है 3 किलोमीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, या मतलब कितना ऑब्जेक्ट मूव किया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन से ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हुआ है, और इसके लिए हम लोग वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं और साथ साथ क्या बताते हैं कि वो किस डायरेक्शन में गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या बताना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस, और वो किस डायरेक्शन में गया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वैल्यू होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस का सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये सिंपली क्या है, पाथ ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा। तो वही चीज यहाँ पे इस डायरेक्शन में दी है। सपोज ये स्कूल एंड होम है, तो एक स्टूडेंट जो है वो अगर यहाँ से इस पाथ के अलोंग इस तरीके से जाता है अलोंग द रोड, तो ये जो पाथ होगा इसका जो लेंथ होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड। बट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, और सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें डिस्प्लेसमेंट को तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम एक बार क्लियरली डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमने डिस्कस किया, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। और जो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, it is the shortest distance between the initial and final positions of the object, shortest distance between the initial and final positions of the object। तो इस पे हम एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एक्चुअल में हमको देखते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम बाद में करेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। तो सपोज ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जैसे यहाँ दे रखा है डायग्राम में, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी गया एंड टू पॉइंट सी, पॉइंट ए से पॉइंट बी एंड देन पॉइंट सी एंड देन बैक टू पॉइंट बी, वापस से पॉइंट बी पे आया एंड देन पॉइंट सी। तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली लिखना चाहें, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया है, बी से देन सी गया है, सी से देन बी गया है एंड देन बी के बाद फिर से पॉइंट सी गया है, ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से बी एंड बी से देन वापस से सी गया है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या पूछा गया, मतलब ये जो हमें बताया ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस बताई हैं। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ए पे था, मतलब 0 किलोमीटर पे था, उसके बाद ऑब्जेक्ट बी पे मतलब 5 किलोमीटर वाले मार्क पे है, देन सी पे है यानी कि 9 किलोमीटर वाले मार्क पे है, उसके बाद फिर से वो बी पे आया यानी कि हमारा वो 5 किलोमीटर वाला मार्क पे आया एंड देन फिर से सी पे गया मतलब कि 9 किलोमीटर वाले मार्क पे। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं दिखाए गए। इसका बस एक ही रीजन है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन के लेफ्ट में गया नहीं है, तो रिक्वायर्ड नहीं था, इसीलिए नेगेटिव वाले जो नंबर्स है वो नहीं दिखाए गए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज नहीं किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आपको नेगेटिव वाली जो लाइन के नंबर्स आपको दिखाने जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी एक ही डायरेक्शन में राइट साइड में रहा है तो उस केस में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हमको डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है तो हमको पाथ का लेंथ निकालना होगा। तो पाथ देखते हैं, ऑब्जेक्ट ए से कहां गया, ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया है, बी से देन सी गया है, सी से देन ऑब्जेक्ट फिर बी गया है एंड बी से देन ऑब्जेक्ट फिर सी गया है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव किया है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी एंड बी टू सी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो पाथ है इसका लेंथ निकालना होगा। तो पाथ का लेंथ निकालते हैं। ए टू बी जो पाथ का लेंथ होगा वो हमारे पास ए टू बी पाथ का लेंथ हो गया 5 किलोमीटर। देन बी टू सी जो है लेंथ हो जाएगा, बी टू सी हमारा लेंथ हो जाएगा
5 और plus 4 9, that is 4 kilometer. Then C to B again, C to B is 4 kilometer, and then B to C again is 4 kilometer. B to C is 4 kilometer. तो जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है वो कितना हो गया 5 plus 4 plus 4 plus 4, और यही हमारा क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर हमको लिखना होगा तो वो किसके इक्वल होगा 5 किलोमीटर plus 4 किलोमीटर plus 4 किलोमीटर then plus 4 kilometer, that means 5 4 9 4 13 4 17 kilometer will be the distance covered by the object. Next second part में पूछा गया find the magnitude and direction of displacement of the object. तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसके लिए आपको पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पे था और फाइनली ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट सी को रीच किया। इनिशियल ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और फाइनली सी को रीच किया। तो ए हमारा क्या हो गया इनिशियल पोजीशन हो गया और पॉइंट सी जो है वो हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो ए हमारा इनिशियल पोजीशन है, सी फाइनल पोजीशन है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारा जो कि हमको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन होगा और उसका लेंथ जो है वो 9 किलोमीटर है। दैट मींस 9 किलोमीटर जो है हमारा वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और उसके बाद पूछना है कि डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कहां पे था इनिशियली ए पॉइंट पे था और फाइनली शिफ्ट किधर हुआ सी पॉइंट पे, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स राइट है, ए से सी की तरफ शिफ्ट हुआ है। दैट मींस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अलोंग AC, द लाइन AC की अलोंग A to C, A से C के अलोंग जो है हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। हम आगे की क्लास में और भी क्वेश्चंस देखेंगे और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है उनको स्पेसिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, और डिफरेंट टाइप के थोड़े बेटर क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें आपको थोड़ा और सोचना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।